हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे आप सभी। तो हमारे जो है कई सारे टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें आज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहले हम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझने से पहले भी क्लासिफिकेशन के एक बार मीनिंग को समझेंगे। तो मेरे बारे में आप जानते ही है कि मेरा नाम सूरज है और जो मैं हूं वो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं, जो कि मेरी सब्जेक्ट है बॉटनी। तो मैं जो है आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उससे पहले आप सभी लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, जिसको हिंदी में वर्गीकरण भी कहते हैं। तो जब हम बात करें वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन की, तो इसको आप एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो, अगर आप जो है डेफिनेशन पे जाओ तो आपको थोड़ा सा ये है कि याद करने वाला लगेगा, पर मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि आपके पास 4 प्रकार की बॉलें हैं, जो कि इस प्रकार हैं। बी फॉर बॉल सुना आपने? हाँ सर, बोला। तो मान लो आपके पास 4 प्रकार की बॉलें हैं, एक है नीली, एक है हरी, एक है काली और एक है लाल। तो ये रैंडमली प्लेस है ऐसे ही, ठीक है। मतलब इनको अभी जो है एक फिक्स तरीके से नहीं रखा गया है, ये ऐसे ही रैंडम रख दी गई है। अब मान लो आपकी एक शॉप है और आपके पास कोई जो है पर्सन ग्राहक बन के आता है, वो आपसे कहता है कि सर मुझे लाल रंग की बॉल दे दो। अब सर क्यों कहेगा, आप तो दुकानदार है, चलो सर भी कह दिया, मान लो मुझे लाल कलर की बॉल दे दो। अब आपने क्या करा कि देखा कि मेरे पास तो कई सारी प्रकार की बॉल है, बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, मौसम बिल्कुल ठंडा है, ठीक है। तो कई प्रकार की बॉल है, मुझे लाल बॉल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन बॉलों को साइड करूंगा, अलग अलग हटाऊंगा, तो लाल कलर की बॉल उसको दे दूंगा। मुझसे किसी ने कहा नीले कलर की बॉल दे दो। अब मैं क्या करूंगा, इन बॉलों को हटाऊंगा और नीले कलर की बॉल लाके उसको दे दूंगा। मुझसे कहा हरे रंग की बॉल दो, तो मैं इन बॉलों में से हरे रंग की बॉल ढूंढूंगा। मुझसे कहा ब्लैक कलर की बॉल दो, यानी काले कलर की बॉल दो, तो मैं काले कलर की बॉल को लेके आऊंगा। तो जब आपसे कहा किसी ग्राहक ने कि मुझे लाल रंग की बॉल चाहिए, मुझे काले रंग की बॉल चाहिए, तो आपने इन बॉलों को रैंडमली प्लेस किया हुआ था। तो क्या हो रहा था सर कि जब आपने इनको रैंडमली प्लेस किया था, तो आपको किसी एक बॉल को सिलेक्ट करके निकालने में काफी समस्याएं हो रही थी। ऐसे ही आप जो है एक एनिमल्स या फिर कई प्रकार के जीवों में एग्जांपल देखो। मान लो आपके पास बहुत सारे एनिमल है, वैरायटी ऑफ एनिमल है, आपके पास शेर भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, चूहा भी है और सब कुछ है आपके पास। आपसे बोल रहे हैं कि किसी एनिमल के बारे में पर्टिकुलर स्टडी करो। आप क्या करोगे कि एक तितली के बारे में पढ़ोगे और कई सारी तितलियों के बारे में पढ़ते ही रह जाओगे, तो आपका क्या होगा, पढ़ नहीं पाओगे। आपसे बोला कुत्ते के बारे में पढ़ने जाओ, आपने एक कुत्ते के बारे में पढ़ा, फिर दूसरे कुत्ते के बारे में पढ़ रहे हो, चौथे पांचवे, ऐसे करते करते आप कुत्तों के बारे में ही पढ़ते रह गए। आपसे कहा किसी बिल्ली की पॉपुलेशन को स्टडी करो, तो आप एक बिल्ली, दो बिल्ली, सब बिल्लियों के पास जाओगे क्या? ऐसे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, पता ही नहीं चल पाएगा। तो आपने इन प्रकार की बॉलों को आपको निकालने में समस्याएं हुई। आप क्या करते, इनको एक करेक्ट प्लेस में जो है रख देते। जैसे आपने 4 बाउल बना लिए, आपको ये पता है कि इसमें कुछ नीले कलर्स की बॉल हैं, तो मैं उसको एक बर्तन में रख लेता हूं नीले कलर की बॉल को, दूसरे को हरे में रख लिया, तीसरे को ब्लैक में, चौथे को क्या कहते हैं, रेड वाली बॉलों को रख दिया। अब आपसे कहा कि रेड कलर की बॉल दो, तो आप आसानी से निकाल लिया। आपसे कहा ब्लू कलर की बॉल दो, आपने आसानी से निकाल लिया। ऐसे ही आप स्पीशी या एनिमल्स की बात करो, आपने क्या किया, प्लांट को एक अलग जगह रख दिया, एनिमल्स को एक अलग जगह रख दिया, बैक्टीरिया को अलग जगह रख दिया, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, इन सबको जो है अलग अलग जगह रख के प्लेस कर दिया। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि मतलब ये किस किंगडम में आएगा, किस इसमें आएगा, तो आपको आसानी हो गई ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि क्या कहते हैं, किन्हीं मतलब जो स्पीशीज हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया। इससे पहले भी कई प्रकार के क्लासिफिकेशन आए थे, 2 जगत क्लासिफिकेशन, 3 जगत, 4 जगत, ऐसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है काफी फेमस रहा, जो कि रॉबर्ट विटेकर यानी आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था। ऐसा नहीं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन रुक गया था, और भी कई किंगडम क्लासिफिकेशन आए, 6, 7, उनको अभी हमें नीड नहीं है पढ़ने की। हमारे जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं या आते आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आखिरकार है क्या, ये किस बेस पे बनाया गया, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया, तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1969। सन भी याद रख सकते हैं आप, 1969 में क्या हुआ, रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। उन्होंने ये बताया
कि उन्होंने सभी जीवों को 5 जगत में रख दिया, यानी 5 जगत वर्गीकरण कर दिया। पहला उन्होंने बोला मोनेरा, दूसरा बोला प्रोटिस्टा, तीसरा बोला फंजाई, चौथा बोला प्लांटेई और पांचवा बोला एनिमेलिया। मतलब सारे जीवों को उन्होंने जो है किसमें रख दिया, 5 जगत में रख दिया। पहला था किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटेई, पांचवा एनिमेलिया। सर अब ऐसे रख के क्या फायदा हुआ? तो अब हमने ये रखा तो ये किस बेस पे रखा? कोई टाइप होगा, कोई आधार होगा, कोई ऐसे प्रमाण होंगे जिसके बेस पे हमने उसको जो है इन अलग अलग किंगडम में प्लेस किया। तो क्या फायदा, मतलब ऐसा क्या रहा होगा, कोई प्रकार बताओ। तो देखो जितनी भी चीजें लिविंग है, मान लो मैं लिविंग हूं और कोई और एनिमल लिविंग है या कोई भी प्लांट लिविंग है, तो वो किससे बना होगा सर? सेल्स का बना होगा। अगर कोई चीज लिविंग है तो वो सेल का बना होगा। आपको पता है सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी ये कहती है कि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। मतलब जितनी भी चीजें बनी हैं या तो वो सेल हैं या सेल के वो है उत्पाद हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज हमेशा सेल की बनी होगी अगर वो लिविंग है। ये मार्कर डेड मटेरियल है तो इसमें क्या सेल्स पाई जाएंगे? नहीं। ये ट्रॉफी जो मेरे को 100% अवार्ड मिली थी स्कूल में, तो ये क्या है? एक हिसाब से डेड है, तो क्या इसमें सेल्स है? नहीं। ये भी मुझे 100% अवार्ड मिला था, तो इसको अब इसका वो मिट गया तो मैंने इसमें अपना नेम वो बचपन की आदतें हैं, तो ये भी 100% अवार्ड मिला था। ये भी अगर क्या कहते हैं नॉन लिविंग है तो इसका मतलब क्या है? इसमें सेल्स नहीं होगी। ये मुझे सेकंड आने पे मिला था। अब क्या कर रहे हो सर, अपनी पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, इसको रख देता हूं। तो ये क्या कहते हैं, किसके हैं? एक हिसाब से नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी ये सेल्स की बनी हुई नहीं है। ऐसी कार ट्रॉफियां और हैं, भले ही मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, एक बार सेकंड आ गया था और बीच में भी आया था कभी कभी, तो उसकी ट्रॉफियां मुझे मिलती नहीं थी, पेंसिल रबर कटर से निपटा देते थे। हाँ, तो बात कर लेते हैं इन सब के ऊपर। तो यानी कि क्या है, कोई भी चीज सेल्स है, तो इसमें मतलब कोई भी चीज सेल्स है, क्या बात कर रहे हो? कोई भी चीज लिविंग है, इसका मतलब वो सेल से बनी होगी। और सेल्स के प्रकार भी होते हैं, तो सेल्स 2 प्रकार की होती है। तो आपके पास लिखा है सेल्स आर 2 टाइप्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। अब सर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है? देखो सेल के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हो। तो अभी मैं आपको जो है छोटा मोटा समझा देता हूं कि सेल क्या होती है। एक ऐसा चैम्बर, ऐसा मेम्ब्रेन होती है जो आउटर इन्वायरमेंट और इनर एनवायरमेंट की केमिकल रिएक्शन को सेपरेट करती है, इतना आप समझो। फिर इसमें 2 प्रकार की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सर अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? देखो प्रोकैरियोटिक होती है प्रिमिटिव टाइप की और यूकैरियोटिक होती है मॉडर्न टाइप की। क्या मतलब? जवान वाली नहीं। देखो ऐसा देखो, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि एक सेल है, यहां पे भी एक सेल है मान लो। अब सेल ऐसी नहीं कि गोलाकारी हो, मान लो एक सेल है, एक सेल है। इसमें क्या है कि कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, मतलब इसमें न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं होगी। बट बात करें हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। उसमें न्यूक्लियस हो भी सकता है टूटा फूटा, पहली बात तो न्यूक्लियस ही नहीं होगा, बट यहां पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। हर रिएक्शन यहां पे प्रोकैरियोटिक के केस में एक ओपन यानी साइटोप्लाज्म में होंगी और यहां पे हर रिएक्शन के लिए अलग अलग चैम्बर्स होंगे। मतलब कि ये कंपार्टमेंट में डिवाइड होगा और ये कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं होगा। इससे क्या मतलब समझ में आया कि यूकैरियोटिक थोड़ी एडवांस टाइप की सेल है, यानी इनमें रिएक्शंस होने के लिए अलग अलग चैम्बर हैं, यानी सारे इवेंट एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट के रूप में चलेंगे, अलग अलग चैम्बर में चलेंगे। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल सारे ही इवेंट क्या होंगे? एक ही सेल के अंदर होंगे। मतलब कि इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे इस क्लासिफिकेशन को भी समझाया है, तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। तब तक आप इसको नोट कर लो एक बार। तो आगे बात करते हैं रॉबर्ट विटेकर के क्लासिफिकेशन में, जो कि रॉबर्ट विटेकर का जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है। तो रॉबर्ट विटेकर, आर.एच. विटेकर ने 1969 में जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उसके बेस पे देखो, सबसे पहले एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में उन्होंने क्या करा, जिसमें क्या कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, यानी कि रिएक्शन चैम्बर्स में नहीं हो रही थी, एक ही चैम्बर में हो रही थी जो कि साइटोप्लाज्म में हो रही थी। तो उनको उठा के प्रोकैरियोटिक में जो जीव रख दिए वो रख दिए मोनेरा। मोनेरा को क्या कहते हैं? बेसिकली जो मोनेरा होता है, इट इज अ सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया। मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं।
तो सारे बैक्टीरिया, आपको जो भी बैक्टीरिया दिख जाए उसको आप कहां रख दो, मोनेरा में रख दो। तो उन्होंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक टाइप का प्रकार होता है जिसमें मोनेरा आते हैं, जो कि बैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल है, उन्होंने उसको मोनेरा जगत में रख दिया। दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भी जो वेरिएशंस आती है, एक आती है यूनिसेलुलर, ये वाले तो सभी यूनिसेलुलर होंगे, एक कोष किए होंगे, बट यहां पे बात करें यूकैरियोटिक में भी दो वेरिएशंस आती हैं, एक होती है यूनिसेलुलर और दूसरी होती है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही सेल हो। देखो तोड़ के चलना है आपको, यूनि मतलब एक, सेल मतलब कोशिका, और सेलुलर बोल रहा है तो मतलब एक कोश की है, मल्टी मतलब बहुत, सेलुलर मतलब कोशिका यानी बहुत सारी कोशिकाएं। तो हम किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में। तो बात करें जो एक कोश की होते हैं जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, इनमें उन्होंने क्या रख दिया, प्रोटिस्टा रख दिया। अब ये यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, एक ही सेल होगी जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और सारी रिएक्शंस जो है एक ही चैम्बर में होंगी पर अलग अलग कंपार्टमेंट में। पर बात करें हम मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारी सेलों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं चलेंगी, तो उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। यानी एक कोशिकीय में भी जो रखा उन्होंने जगत बनाया जिसको बोला प्रोटिस्टा। अब मल्टी सेलुलर में भी वेरिएशन आया। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। देखो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके बाहर सेल वॉल होती है, फिर अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको कवर करती है सेल वॉल, और कुछ में ऐसा होता है कि सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी वाली चीज होती है। तो इसके बेस पे कि विद सेल वॉल है या विदाउट सेल वॉल है, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन हुआ। तो विद सेल वॉल में आए, एक तो हमारे प्लांट आए जो कि प्लांटेई के नाम से बोला, ये फोटोट्रॉफिक होते हैं यानी अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें जो है क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है जिससे यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। बात करें कि कुछ सेल वॉल जिनमें पाई गई उसमें हेटेरोटॉपिक प्रकार के भी होते हैं यानी परपोषी होते हैं जिसको बोलते हैं फंजाई। देखो परपोषी, विषमपोषी और ये वाली चीजें इनमें आएंगी। ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, ये एक होस्ट पर डिपेंड करते हैं, तो ये परपोषी है। अब आए विदाउट सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती वो भी अलग बनाए गए जिसको एनिमेलिया बोला, जिसमें हम आते हैं, एनिमल्स आते हैं, तो उनको एनिमेलिया जगत में रख दिया। तो रॉबर्ट आर.एच. विटेकर के अनुसार या आर.एच. विटेकर 1969 के अनुसार दो चीजों में, पहले तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है, यूकैरियोटिक में दो टाइप, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जिसमें यानी कि अगर आपसे पूछा जाए यूकैरियोटिक, उसमें भी यूनिसेलुलर किसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में। फिर आपसे बोले यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में भी विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में प्लांटेई और फंजाई, विदाउट सेल वॉल में एनिमेलिया। तो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया। अब कुछ जो है इतना से ही आपका आंसर नहीं हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, आप एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिख सके। पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए जो है आगे क्लासिफिकेशन को बढ़ाते हैं और एक कुछ एग्जाम्पल के बेस पे समझ लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा की। तो अभी तक हमको ये पता चल गया कि कैसे क्लासिफिकेशन किया था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा की। द मोनेरा किंगडम इंक्लूड्स ऑल वन सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। यानी इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं वन सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्रोकैरियोटिक जिसमें इंक्लूडिंग होंगे बैक्टीरिया। तो कोड को एक बार उतार लेता हूं मैं। इसके बात करें सेल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है यानी कोशिकीय संगठन किस प्रकार का होता है, तो प्रोकैरियोटिक। बात कर ले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय। बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की प्रेजेंट होगी। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है बाद में जानेंगे, नैग और नैम का पॉलीमर होता है, क्योंकि मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका भी पढ़ा रहा हूं जिसमें आपको ये सब चीजें बतानी है। बात करें आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन के बेस पे कैसे होते हैं, तो ये स्वपोषी भी होते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं और साथ में विषमपोषी होते हैं जिसको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। तो किंगडम मोनेरा के एग्जांपल देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन के बेस पे भी इसका क्लासिफिकेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, तो पहला एग्जांपल आपके सामने है ऑटोट्रॉफिक।
और हेटरोट्रॉफिक में ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जांपल है आपके सामने साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। होता बैक्टीरिया है पर इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इसके एग्जांपल है एनागिना और नोस्टॉक। बात करें हेटरोट्रॉपिक और जो बैक्टीरिया बच गए वो सभी हेटरोट्रॉपिक होंगे, यानी कि जितने बैक्टीरिया बचे हेटरोट्रॉपिक है। एग्जांपल आपके सामने लैक्टोबैसिलस राइजोबियम। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स कैन बी so different from each other, sometimes it is called junk drawer kingdom, यानी इसके जो मेंबर होते हैं ये अपने आप से भी डिफरेंट होते हैं। एक होता है कि दूसरे मेंबरों से डिफरेंट है, यानी अलग अलग जगत के, बट यहाँ पे ये अपने संग भी खेला खेल रहे हैं और ये आपस में भी डिफरेंट है, इसलिए इनको जंक ड्रॉवर किंगडम भी कहा जाता है। बात करें इसके सेल ऑर्गेनाइजेशन तो यूकैरियोटिक होता है। देखो प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक ही में आ रहा है, प्रोकैरियोटिक सिर्फ किस में आ रहा है? मोनेरा। अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, सब ब्लैंक है, सब धुंधला धुंधला लग रहा है, आपने ये सुना कि प्रोकैरियोटिक का एक ही किंगडम है, तो प्रोकैरियोटिक का एक किंगडम कौन सा है? मोनेरा। अगर बात करें यूकैरियोटिक तो सब आप बाकी चारों किंगडम में जा सकते हो। कौन कौन से हैं? प्रोटिस्टा, प्लांटेई, एनिमेलिया और फंजाई। अब बात करें सेल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है कुछ में और कुछ में नहीं भी हो सकती है, यानी अपने आप में भी एक्सेप्शन चलता है, तो प्रेजेंट इन सम। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका? हेटरोट्रॉपिक, विषमकोषीय और ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषीय। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि सेल टाइप यूकैरियोटिक, उसमें भी यूनिसेलुलर, उसके अंदर भी क्या कहते हैं सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, उसमें भी आपसे पूछा जाए यूनिसेलुलर में भी क्या सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, ये किसमें आएगा? प्रोटिस्टा में। यानी सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। एग्जांपल आपके सामने अमीबा है, पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार कैसे होता है? चप्पल के समान होता है। एक चप्पल को आप उससे जो है कंपेयर कर सकते हैं, तो पैरामीशियम कुछ चपलाकार होता है, और जो एमीबा होता है वो अपनी शेप को बदलता रहता है। और क्या होता है? प्लाज्मोडियम भी इसका एग्जांपल है। अब ये प्लाज्मोडियम जिसके कारण आपको मलेरिया तक हो सकता है, यानी ये काफी तगड़ी डिजीज कॉज कर देता है, और यूग्लिना भी इसके एग्जांपल है। तो आप क्या करो, किंगडम प्रोटिस्टा तक उतारो, फिर प्लांटेई, एनिमेलिया और फंजाई की बात करते हैं, इसको नोट कर लो। तो आगे बात कर लेते हैं, दो किंगडम हमने खत्म कर लिए हैं, प्रोटिस्टा और क्या कहते हैं मोनेरा। अब बात कर लेते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बारिश हो रही है, तो ऐसी फीलिंग आ रही है नाचू मैं आज छम छम छम, पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि ठंड भी लग सकती है। तो बात कर लेते, क्योंकि मैं काफी बीमार रहता हूं, ऐसा आपको पता ही है। किंगडम फंजाई, तो किंगडम फंजाई क्या होता है? अनलाइक प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी इसके पास प्लांट के समान क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अच्छा, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। मैं इसको धूप में रख दूं, क्या ये अपना खाना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। सो आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना नहीं बना पाएगा, ये किसी पे डिपेंड रहेगा, यानी ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन शो करेगा? हेट्रोट्रॉफिक, तो ये आपके सामने है। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। देखो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एक एग्जाम्पल देखो, अपवाद तो हर जगह होते हैं, कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। तो यीस्ट इसमें यूनिसेलुलर है और बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। सेल वॉल प्रेजेंट होगी काइटिन की, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका होगा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी एक प्रकार के न्यूट्रिशन आते हैं, एक आता है सैप्रोफिटिक और एक पैरासिटिक, वो आप पढ़ चुके होंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड आप जब कुछ दिनों तक रख देते हो तो क्या होता है, उसमें हरे रंग की काई जैसी जम जाती है, तो ब्रेड मोल्ड हो गया। पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, और मशरूम हो गया जो आप खाते हो। बात करें किंगडम प्लांटेई की, तो प्लांटेई में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, यानी फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा, यानी ऑटोट्रॉफिक होगा। तो फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर से, जितनी भी अर्थ में ऑक्सीजन मिल रही है वो प्लांट के द्वारा है। सेल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेलुलोज की, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि खाना स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या? प्लांट किंगडम आपके सामने है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया हम दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट होती है, खाना हम दूसरों से प्राप्त करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, सही बात है। तो किंगडम एनिमेलिया कंस्टिट्यूट ऑल एनिमल्स, यानी जितने भी एनिमल्स जानवर आपको देखते हैं, चाहे जंगली जानवर हो या फिर पालतू जानवर हो, किसमें आएंगे? जानवर होता है सर एनिमेलिया में। अमंग अस द 5 किंगडम द लार्जेस्ट किंगडम इज द एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा किंगडम कौन सा? एनिमल किंगडम है।
तो बात करें हम सेल ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर, सेल वॉल एब्सेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है। क्या हम सैप्रोफिटिक पैरासाइट है? नहीं। तो हमने क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो भी रॉबर्ट एच व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था, बहुत ही बढ़िया किंगडम क्लासिफिकेशन था, मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसके ऊपर अगर आपका शॉर्ट नोट्स आता है या लॉन्ग नोट्स आता है तो आप बढ़िया से बना सकते हो। मजा आ गया होगा एकदम। तो अगर आपको मजा आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपके पास इसी तरह की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आ सके। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको नोट कर लो।